गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं अंशु कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल एग्जाम क्रांति में मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा है कल का सेशन आप लोगों के लिए अच्छा और गुणदायी गया होगा। आज का सेशन है स्टैटिस्टिक्स जीके एंड करंट अफेयर्स सेट 6। आज हम लोग सेट 6 करेंगे, स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर का छठा भाग करेंगे आज के सेशन का, स्टैटिस्टिक्स जीके और करंट अफेयर। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं बिना किसी बकवासगिरी के, टू द पॉइंट आते हैं। एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है या फ्यूचर एग्जाम में जो आने वाला क्वेश्चन है, या आप जो एग्जाम दे रहे हैं एनटीपीसी ग्रुप डी मेंस बाकी है, अभी लंबी दूरी बाकी है। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग की गई। अर्थात बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार हुआ इसमें से कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। आपका ऑप्शन है संस्कृत, बी प्राकृति, सी पाली या डी हिंदी। इन चारों में ऑप्शनों में से बताना है कि आपका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया। तो इन चारों ऑप्शन में से क्या आंसर होगा। ऑप्शन आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए हमें कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका आंसर क्या है, इसका आंसर सी पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। कौन से भाषा का प्रयोग किया गया है, पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। आइए बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट को भी जान लेते हैं। क्या कह रहा है, एक पहला फैक्ट कर रहा है, भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश तथा धर्म प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग किया था। भगवान बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था, पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और अधिकांश महायान ग्रंथ, अधिकांश बौद्ध धर्म दो भागों में विभक्त है, हीनयान और महायान। तो अधिकांश महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। किस भाषा में लिखे हैं, महायान ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। धर्म प्रचार हेतु प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किसने किया था, जैनियों ने प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया था और बुद्ध भगवान ने पाली भाषा का प्रयोग किया था। और महायान ग्रंथ किस भाषा में लिखित है, तो संस्कृत भाषा में लिखित है। पॉइंट 4 बोल रहा है, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्हें क्या किया गया है, गौतम सिद्धांत भी उन्हें बोलते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें बुद्ध कहा गया। और यह ज्ञान कहाँ की प्राप्ति हुआ, बोध गया बिहार में ज्ञान की प्राप्ति हुई उनकी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई, गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व कब हुई, 483 ईसा पूर्व मल्ल गणराज्य के कुशीनगर में मल्ल राज्य के कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व मृत्यु हुई, जो वर्तमान का उत्तर प्रदेश में है स्थित हुई थी। बौद्ध धर्म की इस घटना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो महापरिनिर्वाण। क्या कहता है, गौतम बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उन्होंने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। किस वर्ष की अवस्था में क्या गृह त्याग किया था, तो 29 वर्ष की, जब उनकी आयु 29 वर्ष थी तब उन्होंने गृह त्याग किया था। और इसे बौद्ध ग्रंथों में कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। उन्होंने बोध गया बिहार में निरंजना नदी, कहाँ, बोध गया बिहार में, जो बोध गया कहाँ है, बिहार में है, निरंजना नदी जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, के तट पर बोधि वृक्ष क्या है, पीपल का वृक्ष है। बोधि वृक्ष के नीचे समाधि लगाई थी। कहाँ लगाई थी, पीपल वृक्ष के नीचे। और महावीर कहाँ लगाए थे, साल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने कहाँ समाधि लगाई थी, पीपल वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहा जाता है। वो कहाँ है, बिहार के बोध गया में निरंजना नदी, जो वर्तमान में फल्गु नदी के नाम से विख्यात है। चलते, इसमें किसी को डाउट है, आशा है इसमें किसी को सब कुछ क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या अंतर है। आपको बताना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी और
वैदिक घाटी सभ्यता है, वैदिक सभ्यता है, सॉरी माफ कीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में क्या प्रमुख अंतर था? पहले सिंधु घाटी सभ्यता हुआ, उसके बाद वैदिक घाटी सभ्यता आया, तो आपको बताना है कि इन दोनों में प्रमुख अंतर क्या थे। ऑप्शन है आपका, पहली नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। कहने का अर्थ है कि सिंधु घाटी सभ्यता तो जी वो नगरीय थी और वैदिक सभ्यता थी ग्रामीण थी। दूसरा कहता है कि पहली व्यापार को महत्व देती थी, पहली व्यापार को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को महत्व देती थी। तीसरा बोल रहा है पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरे सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था, कोई विशेष नियम नहीं था। चौथा बोल रहा है कि पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की। पहली में बोल रहा है कि पहली में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी और दूसरी में किस वृक्ष की? बरगद वृक्ष की पूजा। इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख क्या अंतर है। इसका आंसर क्या होगा? आप सभी ने पढ़ा होगा, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए कमेंट करके, इसका आंसर क्या होगा? सही क्या है? ऑप्शन ए, पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता थी नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता दूसरी क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखते हैं। तो पहला पॉइंट बोल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है? 250 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व तक माना गया था। सिंधु सभ्यता का सभ्यता का काल क्या है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। दूसरा पॉइंट बताता है कि यह नगरीय सभ्यता थी। क्या थी? एक नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी द्रविड़ सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी जबकि आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी। दूसरा पॉइंट है अलेक्जेंडर कनिंघम जिसे भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है, ने 1853 कब? 1853 और 1873 ईस्वी में हड़प्पा का सर्वेक्षण कर कुछ पूरा वस्तुएं प्राप्त की, पुरातात्विक वस्तुएं प्राप्त की। कब की थी? 1853 ईस्वी में जब भारत में पहला रेल चला था और दूसरा बार 1883 ईस्वी में। L.A. कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का पितामह कहा जाता है। तीसरा पॉइंट हमें बता रहा है सबसे पहले 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी के नेतृत्व में पश्चिमी पंजाब में, जो अभी वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, कि हड़प्पा नाम का स्थल का खुदाई हुआ था। इसलिए कभी कभी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? कि सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर का खोज हुआ था? तो हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। किसने किया था? तो दयाराम साहनी जी ने किया था, उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ खुदाई चला था। चौथा पॉइंट बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता कास्य युग सभ्यता थी, कास्य युग से संबंधित थी। कब थी? किससे संबंधित थी? कास्य युग से संबंधित सभ्यता थी। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में तांबे और टीन को मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। किससे मिलाकर? तांबा और टीन मिलाकर कांसा का निर्माण किया जाता था। और पांचवा पॉइंट बोलता है मोहनजोदारो से प्राप्त एक मुहर शिल्प। मोहनजोदारो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदारो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला, जिसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। इसमें एक सील प्राप्त हुआ था जिसमें 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं? पशुपति शिव का रूप माना जाता है। किसका रूप माना जाता है? पशुपति शिव का रूप। कहाँ मिला है वो सील? कहाँ मिला है? तो मोहनजोदारो में मिला है। याद रखिए कहाँ मिला है? मोहनजोदारो में मिला है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का मेरा तीसरा क्वेश्चन, इस सेशन का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो 1919 ईस्वी
में हुआ था का अध्यक्ष किसे चुना गया? अध्यक्ष किसे चुना गया? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 1919 का अध्यक्ष किसे चुना गया? आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, मोहम्मद अली, मोतीलाल नेहरू, जी मौलाना शौकत अली। इन चारों में से बताना है कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया जो 1919 में हुआ था। आपके पास ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मोहम्मद अली, सी मोतीलाल नेहरू, डी शौकत अली, मौलाना शौकत अली। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महात्मा गांधी। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। तो 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में, कहा? दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ और इसके अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया। कब हुआ था? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? दिल्ली में। कौन चुना गया था? महात्मा गांधी चुने गए थे। इस आंदोलन को शुरू करने का श्रेय अली बंधु को दिया जाता है। कौन से बंधु को दिया जाता है? अली बंधु को दिया जाता है, जिसे कहते हैं मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन कौन है? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। कब हुआ था सम्मेलन? 23 नवंबर 1919 ईस्वी को दिल्ली में हुआ था, जिन्हें महात्मा गांधी को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। और इस आंदोलन को शुरू करने के लिए दो भाइयों, जिसे अली बंधु कहा जाता है, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली माने जाते हैं भारत में शुरुआत होने के लिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का चौथा क्वेश्चन है क्रांतिकारियों के लिए गुप्त संस्था, क्रांतिकारियों के लिए गुप्त संगठन अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अभिनव भारत का गठन किसने किया था? अर्थात ये अभिनव भारत एक संस्था थी, गुप्त संस्था थी, जो क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना था। का गठन किसने किया था? पहला ऑप्शन है ए खुदीराम बोस, बी डी सावरकर ने, सी प्रफुल्ल चाकी ने, या डी भगत सिंह ने। इन चारों में से ऑप्शनों में से बताना है आपको कि अभिनव भारत का जो एक गुप्त क्रांतिकारियों का एक गुप्त संस्था था, संगठन था, उसकी स्थापना किसने की थी? खुदीराम बोस, डी सावरकर, प्रफुल्ल चाकी या भगत सिंह। चारों ऑप्शनों में से बताना है आपको कि किसने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए क्या 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 होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डी सावरकर जी। किसने किया था अभिनव भारत का निर्माण? एक गुप्त संस्था थी, क्रांतिकारियों की एक गुप्त संस्था थी, जिसका निर्माण डी सावरकर जी ने किया था। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। तो डी सावरकर अर्थात इनका पूरा नाम है विनय दामोदर सावरकर। क्या नाम है? डी सावरकर जी का पूरा नाम क्या है? विनय दामोदर सावरकर द्वारा 1902 ईस्वी में स्थापित मित्र मेला। कौन सी मेला? मित्र मेला। कब स्थापित हुई थी? 1902 ईस्वी में स्थापित हुई थी। और इसे वर्ष 1904 ईस्वी में एक गुप्त संस्था अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। किसमें परिवर्तित कर दिया गया? मित्र मेला को अभिनव भारत में परिवर्तित कर दिया गया। कब किया गया? 1904 ईस्वी में। यह संगठन एक गुप्त रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करता था। डी सावरकर पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा भी चलाया गया है। डी सावरकर कौन सा मुकदमा चलाया गया? तो लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है लाइन। 1904 ईस्वी में अभिनव भारत, जो मित्र मेला का ही रूप था, उससे परिवर्तित कर दिया गया अभिनव भारत में। मित्र मेला का स्थापना 1902 ईस्वी में और अभिनव भारत का स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन पर जाते हैं। आज के सेशन का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया है? अर्थात बताना इन 4 आंदोलनों का नाम जो सत्याग्रह पर आधारित था, आपको बताना है किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी बारदोली सत्याग्रह, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, या डी खेरा सत्याग्रह। इन चारों में से बताना है आपको कि गांधी जी का नेतृत्व किसमें नहीं था।
तो सही आंसर क्या होगा इसका? आप लोग सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह। क्या? ऑप्शन बी, बारदोली सत्याग्रह, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने नहीं किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे बढ़ते इस प्रश्न से संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि गांधी जी ने खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 ईस्वी में हुआ था। सबने अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। खेरा आंदोलन 1918 ईस्वी में, सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में, और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। और बारदोली किसान आंदोलन, यह किसानों के बारदोली था, बारदोली के किसानों के लिए। कहाँ स्थित है बारदोली? तो गुजरात में स्थित है। ये किसान आंदोलन के रूप में था। सरकार द्वारा बढ़ाए गए लगभग 30% कर के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने के नेतृत्व में यह सत्याग्रह, अर्थात ब्रिटिश सरकार ने लगभग 30% कर बढ़ा दिया था। ये बारदोली कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और ये सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। बढ़ते आज के सेशन का छठवां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है? पृथ्वी और सूर्य अधिकतम दूरी पर कब होते हैं? अर्थात बताना है कि किस तारीख को पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच का डिस्टेंस सबसे अधिक होता है। किस तारीख को? तारीख का ऑप्शन दिया हुआ है 30 जनवरी, बी 20 दिसंबर, सी 22 सितंबर और डी 4 जुलाई। इन तारीखों में से बताना है कि किस तारीख को सूर्य और पृथ्वी के बीच सबसे अधिक डिस्टेंस होता है, सबसे अधिक दूरी होता है। इसका क्या होगा उत्तर? आप लोग 8वां क्लास में पढ़े होंगे। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 4 जुलाई। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन डी 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होता है। क्या होता है? अधिकतम दूरी कब होता है? 4 जुलाई को होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच। फैक्ट्स कह रहा है कि जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है तो उसे क्या कहते हैं? ऑफशोर कहते हैं। कहत लिखा गया है, कहते हैं। क्या है? कहते हैं। पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होता है उसे क्या है? ऑफशोर कहते हैं। ऐसी स्थिति कब आती है? तो 4 जुलाई को आती है। एक क्वेश्चन ऐसे पूछता है ऑफशोर की स्थिति कब बनती है, या सूर्य और पृथ्वी के बीच जो डिस्टेंस होता है उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो ऑफशोर कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। आज के सेशन का 7वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं जल्दी जल्दी। तो क्वेश्चन कह रहा है सौर प्रणाली के 4 सबसे बड़े ग्रह के क्रम क्या है? अर्थात आपको बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है, उसके बाद का ग्रह कौन है, उसके बाद का ग्रह कौन है और उसके बाद का ग्रह कौन है। अर्थात बताना है सौर मंडल में कुछ 8 ग्रह है, सबसे बड़ा 4 ग्रहों का आंसर उत्तर देना है आपको। ऑप्शन बता रहा है पृथ्वी सबसे बोल रहा है कि सबसे पहले सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, उसके बाद बुध है, उसके बाद शनि है और उसके बाद यूरेनस है। ऑप्शन बी बोल रहा है कि नहीं जी, पहले बुध आएगा, बुध सबसे बड़ा है, उसके बाद बृहस्पति है, उसके बाद शनि है और उसके बाद नेपच्यून है। तो सी बोल रहा है कि नहीं भाई, सबसे पहले बृहस्पति आता है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है, तो उसके बाद वरुण आता है। सब अपना अपना नाम नहीं ले लीजिएगा अरुण वरुण वाले लोग। और डी बोलता है कि नहीं भाई, सबसे पहले बृहस्पति आएगा, उसके बाद बुध आएगा, उसके बाद शनि आएगा, उसके बाद नेपच्यून आएगा। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा? सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले आता है बृहस्पति। तो बृहस्पति वाला देखिए 3 ऑप्शन है बृहस्पति का। इसमें चलिए, बृहस्पति के बाद क्या आता है? शनि आता है। अब देखिए उसके बाद शनि कहाँ है? नहीं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बृहस्पति
शनि, अरुण, वरुण सौर मंडल के 8 ग्रहों में सबसे बड़े 4 ग्रह हैं। पहले कौन सा आता है? बृहस्पति आता है जिसे जुपिटर कहते हैं, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद अरुण आता है, उसके बाद वरुण आता है। बढ़ते इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। तो सौर प्रणाली में कुल कितने ग्रह है? तो सौर प्रणाली में कुल 8 ग्रह है। 9वां ग्रह का नाम क्या था? प्लूटो। 2006 ईस्वी में उसे 52 ग्रह की संज्ञा दी गई। जिसके आकार के अनुसार सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद कौन सा आता है? पृथ्वी, उसके बाद शुक्र ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह है और उसके बाद बुध ग्रह है। तो बुध सबसे छोटा है, बृहस्पति सबसे बड़ा है सौर मंडल में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी संबंधित है ज्योग्राफी से। तो भारत के पारादीप एवं कांडला पतन निम्न तट पर स्थित है। अर्थात भारत का जो पारादीप और कांडला बंदरगाह है ये कौन से तट पर स्थित है? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पश्चिमी तट, ऑप्शन बी क्रमशः पूर्वी एवं पश्चिमी तट, ऑप्शन सी पूर्वी तट या ऑप्शन डी क्रमशः पश्चिमी और पूर्वी तट। आपको बताना है कि पारादीप भारत के ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो किस तट पर पारादीप है और किस तट पर कांडला है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा कांडला भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है और पारादीप भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत के पूर्वी भाग में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी तट पर स्थित है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। तो फैक्ट्स कह रहा है कि भारत के पारादीप एवं कांडला बंदरगाह जो क्रमशः उड़ीसा, पारादीप कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कांडला कहाँ है? गुजरात में स्थित होने के कारण इसकी दिशाएं कहाँ है? पूर्वी और पश्चिमी। क्या हो गया? पूर्वी और पश्चिमी। पारादीप कहाँ स्थित है? ओडिशा में है। और कांडला कहाँ है? गुजरात में है। पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य स्थित है। पूर्वी तट पर कौन सी राज्य स्थित है? तो उड़ीसा राज्य स्थित है। मैप यहाँ क्या है? उड़ीसा राज्य है। और हमारा गुजरात क्या है? यहाँ स्थित है। जिसका प्रमुख बंदरगाह कौन है? पारादीप है। उड़ीसा का प्रमुख बंदरगाह कौन है? तो पारादीप है। तथा पश्चिमी तट जो गुजरात में स्थित है उसका प्रमुख बंदरगाह क्या है? कांडला है। कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है। तो एक ज्वारीय बंदरगाह का उदाहरण कौन सा होगा? कांडला। वो कहाँ है? गुजरात में। कौन से तट पे है? तो पश्चिमी तट पे स्थित है। आशा है क्वेश्चन को समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? मेरे जवाब देने से पहले बताना होगा इसका आंसर क्या होगा आपको, जल्दी जल्दी कमेंट करके। 9वां क्वेश्चन बोलता है कलपोंग कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? कहाँ अवस्थित है? कलपोंग जल विद्युत योजना कहाँ अवस्थित है? वह इन निम्नलिखित में से जिसका भी उत्तर होगा उसका एकमात्र जल विद्युत योजना है, परियोजना है। ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। ए अरुणाचल प्रदेश, बी अंडमान या निकोबार द्वीप समूह में, सी मेघालय, डी सिक्किम। इन चारों में से बताना है कलपोंग जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपके पास 10 सेकेंड है। इसका आंसर क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा बी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है कलपोंग जल विद्युत परियोजना। इसके बारे में संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स कह रहा है कलपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। पहली परियोजना कौन है? कलपोंग। कहाँ की? अंडमान और निकोबार की। इसका निर्माण कलपोंग नदी पर हुआ है। कहाँ हुआ है? तो कलपोंग नदी पर हुआ है। कितने मेगावाट की क्षमता है? 5.25 मेगावाट की क्षमता है। कितनी क्षमता है? तो 5.25 मेगावाट की क्षमता है। इसकी परियोजना कहाँ हो रही है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। और यह एकमात्र जल विद्युत योजना है, पहली और अंतिम, अभी तक अंतिम है। 5.25 मेगावाट की योजना है, कलपोंग नदी पर स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। चलते हैं आज के सेशन का 10
10वें क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि गैंडे के लिए प्रसिद्ध, गैंडे एक जानवर है, गैंडा एक जानवर है, गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है और यह किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि गैंडे के लिए कौन सा अभयारण्य फेमस है और किस देश किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए बोल रहा है गिर गुजरात में, बी काजीरंगा असम में, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में, या रणथंभौर राजस्थान में। तो आपको ऑप्शन से मालूम चल जाएगा गिर एक अभयारण्य है जो कहाँ है, गुजरात में है, काजीरंगा कहाँ है, असम में है, जिम कॉर्बेट कहाँ है, उत्तराखंड में है, रणथंभौर कहाँ है, राजस्थान में। तो इधर 4 क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गए यहाँ पर। आपको ये बताना है कि गैंडा कौन से अभयारण्य में स्थित है और वो अभयारण्य कहाँ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, अक्सर फ्लड आ जाता है नॉर्थ ईस्ट भाग में, तो आपको इसका उत्तर देना, आपको इसका टेलीविजन पर दिखाई देता है। तो इसका आप सही पहचान रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट कहने से ही इसका आंसर मिल जा रहा है कि बी काजीरंगा असम। काजीरंगा कहाँ है, असम में है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए क्या है, फेमस है। इसके बारे में कुछ संबंधित फैक्ट्स को देख लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है फैक्ट्स नंबर 1 बोल रहा है कि काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के उत्तरी पूर्व राज्य में है, अवस्थित असम में स्थित है। कहाँ है, उत्तर पूर्व भारत के असम राज्य में स्थित है, जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। कितने सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत में एक सिंग वाले गैंडे का एकमात्र प्राकृतिक स्थान है, अर्थात बोल रहा है कि एक सिंग वाले गैंडे के लिए एकमात्र प्राकृतिक स्थान कौन सा है, तो काजीरंगा, जो कहाँ स्थित है, भारत के उत्तरी पूर्वी में भाग में असम राज्य में स्थित है। तीसरा पॉइंट बोलता है यह विश्व के 2/3 एक सिंग वाले गैंडे पाए जाते हैं। यहाँ कहाँ पाए जाते हैं, विश्व के, पूरे विश्व के 2/3 अर्थात 2/3 गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, काजीरंगा के असम में। कहाँ पाए जाते हैं, असम के काजीरंगा में पाए जाते हैं। चौथा नंबर बोल रहा है कि 2005 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कौन से सूची में, तो विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। किससे, तो काजीरंगा नेशनल पार्क को, जो असम में स्थित है। किस लिए फेमस है, तो एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है। तो बढ़ते हैं अपने आज के सेशन का 11वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन किससे संबंधित है, तो भारतीय पॉलिटिक्स से संबंधित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा। सर बताना है जो प्रारूप समिति जिसके हेड डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, कि किस भाषा में लिखे हैं। बोल रहा है ऑप्शन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में लिखी गई है, या अंग्रेजी हिंदी और उर्दू तीनों भाषा में लिखी गई है, या केवल अंग्रेजी और उर्दू में लिखी गई है, या केवल अंग्रेजी में लिखी गई है। आपको बताना है प्रारूप समिति ने ओरिजिनली, माफ कीजिएगा भूल गया है एक्स्ट्रा, बताना है कि प्रारूप समिति ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रारूप समिति ने संविधान को किस भाषा में लिखी है, तो केवल और केवल ऑप्शन डी, केवल अंग्रेजी भाषा में लिखी गई है। फिर बाद में से हिंदी अनुवाद किया गया है। बढ़ते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और अक्सर इससे क्वेश्चन टकराते भी हैं। तो प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को। कब गठन हुआ, तो 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को इसको अध्यक्ष के रूप में चुना गया। इसमें कुल सदस्य कितने थे, तो इसमें कुल सदस्य थे 7। माफ कीजिएगा, तो कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 7 थी। इस समिति द्वारा भारत का संविधान केवल अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, अंग्रेजी भाषा में लिखा था। इसके पश्चात इसका हिंदी में रूपांतरण किया गया। रूपांतरण हिंदी में किया गया।
किया गया है। आगे बढ़ते हैं, आज के सेशन का 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस प्रकार है 12वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, बनकर तैयार हो गया था। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और कुछ उपबंध उस समय ही लागू हुए थे, बाकी 26 जनवरी 1950 को पूरे भारतवर्ष में लागू हुआ था। कुछ उपबंध 1949 को 26 नवंबर को ही लागू हुआ था। इसको बताना है कौन सा अनुच्छेद लागू हुआ था। बहुत टफ क्वेश्चन है ना, टफ क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए बोल रहा है आर्टिकल नंबर 386 अर्थात अनुच्छेद 386। ऑप्शन बी बोल रहा है अनुच्छेद 390, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 387। इसमें से बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 388 जो 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया था। और भी आर्टिकल लागू हो गए हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। बोल रहा है, फैक्ट्स बोल रहा है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। कब किया गया अंगीकृत, 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया, तो कुछ उपबंध को 1949 को ही लागू कर दिया 26 नवंबर को, और बाकी सभी को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अंतिम रूप से संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति कौन थे, संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। और कुछ उपबंध उसी दिन लागू हो गए थे। कौन कौन सा उपबंध उस दिन लागू हुए थे, तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 6, आर्टिकल नंबर 7, आर्टिकल नंबर 8, 9, यहाँ सॉरी माफ कीजिएगा ये 5 होगा, 60, 324, 366, 367, 380, 388, 391, 392 और 393। ये ऐसे आर्टिकल थे जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 13वां क्वेश्चन बोल रहा है, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया। ऑप्शन ए बोल रहा है भीमराव अंबेडकर जी, बी बोल रहा है जवाहरलाल नेहरू, सी बोल रहा है BN राव या डी महात्मा गांधी। इन चारों में से बताना है आपको संविधान सभा के समय हमारा उद्देशिका को किसने प्रस्तुत किया। तो किसने प्रस्तुत किया इसकी उद्देशिका को, तो उद्देशिका को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के सामने उद्देशिका प्रस्ताव रखा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स बता रहा है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के सभा में पेश किया गया। कब पेश किया गया, तो 13 नवंबर 1946 को पेश किया गया, जो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा इसे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया। किसके द्वारा स्वीकार कर लिया गया, संविधान सभा द्वारा। कब, 22 जनवरी 1947 को। पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। किसने पेश किया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश किया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को, संविधान सभा का कौन सा अनुच्छेद
राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की सिफारिश करती, शक्ति प्रदान करती है। अर्थात किसी, मान लीजिए किसी प्रश्न पर राष्ट्रपति को कुछ स्पष्ट मालूम नहीं चल रहा होगा संविधान सभा के बारे में, तो वह उच्चतम न्यायालय से अपना परामर्श कर सकता है। तो इसका वर्णन कौन से आर्टिकल में है? ऑप्शन ए बोल रहा है अनुच्छेद 32 में, बी बोला अनुच्छेद 149 में, सी बोल रहा है अनुच्छेद 132 में, या डी बोल रहा है अनुच्छेद 143 में। इन चारों में से बताना है कौन सा अनुच्छेद बाध्यता की राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। तो इसका आर्टिकल नंबर 143 ऑप्शन डी, जो यह बताता है कि राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है, शक्ति प्रदान करता है। आगे बढ़ते इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को विधि या तथ्य के व्यापक महत्व के प्रश्न के संदर्भ में उच्चतम न्यायालय से परामर्श की शक्ति प्रदान करता है। अर्थात कानून संबंधित या तथ्य व्यापक जिसपे समझ में राष्ट्रपति को जो महत्व का है अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो उस स्थिति में वह उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। आर्टिकल नंबर 143 यह कहता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पार्लियामेंट, जिसे हिंदी में सांसद कहते हैं, कि किसी सदन में सदस्य नहीं भी होने पर भी वह सदन की बैठक में भाग ले सकता है। कौन ऐसे स्थिति है या पोजीशन है जो यह बताता है कि वो संसद किसी भी संसद का किसी भी राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य न होते हुए भी वह भाग ले सकता है। कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी या मुख्य चुनाव आयुक्त या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति होंगे जो संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकते लेकिन उनका सदस्य नहीं होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के महान्यायवादी। कौन होंगे? भारत के महान्यायवादी, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते लेकिन तभी भी इसमें भाग ले सकते हैं, या राज्यसभा में या लोकसभा में, और इसमें डिबेट बहस कर सकते हैं लेकिन इनके वोट का मान्यता नहीं दिया जाएगा। आर्टिकल नंबर 88 के अनुसार कहता है। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त, कौन नियुक्त करता है महान्यायवादी को? राष्ट्रपति नियुक्त करता है। किए जाने वाले महान्यायवादी में वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय में होती है। अतः उसमें न्यायवादी की उच्चतम योग्यता क्या होना चाहिए? वही योग्यता होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आवश्यक है। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता। भारत का महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं होता है, परंतु वह किसी भी सदनों की संयुक्त बैठक में और सदन की किसी भी समिति में जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोल सकता है, भाग ले सकता है, किंतु अपना मत नहीं दे सकता। मत देने के अलावा उसके सभी अधिकार है, उसमें भाग ले सकता है, बोल सकता है। संसद के किसी भी सदन में या किसी संयुक्त सदन में बैठक में या किसी समिति द्वारा जिसमें उसका नाम दिया गया हो। आशा करते हैं आपको यह पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 16वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलोरा मंदिर का निर्माण किस शासन ने करवाया? जो एलोरा मंदिर है वो किस शासन ने करवाया इसका निर्माण? पाल राजाओं ने, चालुक्य ने, राष्ट्रकूटों ने या पल्लवों ने? इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि एलोरा मंदिर का निर्माण किन शासकों ने करवाया था, किस राजवंश के शासकों ने करवाया था। तो किसने करवाया था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स की ओर। फैक्ट्स कह रहा है कि एलोरा मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट राज शासक कृष्ण प्रथम के शासनकाल में किया गया था। किसके शासनकाल में किया गया था? कृष्ण प्रथम के शासनकाल में। किस वंश से बिलोंग करते थे?
तो ये बिलोंग करते थे राष्ट्रकूट, और कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? बड़ौदा अभिलेख में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो बड़ौदा अभिलेख में किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन कह रहा है 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, एनके सिंह, शिवशंकर या वसंत सेठ? इन चारों में से बताना है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? मनमोहन सिंह, एनके सिंह, शिवशंकर या वसंत सेठ? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा एमके सिंह। कौन होगा? इसका सही उत्तर होगा एमके सिंह, जो 15वें वित्त आयोग के क्या हैं? अध्यक्ष हैं। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स कहता है कि 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो एनके सिंह को नियुक्त किया गया है। यह वित्त आयोग कब से कब तक रहेगी? तो यह इस वित्त आयोग की अनुशंसा वर्ष 2020 से लेकर 2025 तक की अवधि के लिए होगी। और वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद की, हमारे संविधान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो 280 के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन की बात की गई है हमारे संविधान में। एनके सिंह वर्तमान में है जो 15वें वित्त आयोग में। इसका कार्यकाल कहां तक होगा? तो 2020 से लेकर 2025 तक होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18वां कर रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, या नीति आयोग द्वारा, या वित्त आयोग द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। 15वें भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, वित्त आयोग द्वारा, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स क्या बताता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे CSO भी कहा जाता है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2 मई 1951 ईस्वी को किया गया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। कब किया गया? तो 2 मई 1951 में किया गया। कब किया गया? 2 मई 1951 किया गया है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय क्या करता है? राष्ट्रीय आय की गणना करता है भारत में। राष्ट्रीय आय की गणना करता है। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? इस संगठन के संस्थापक थे पीसी महालनोबिस थे। इस संगठन के संस्थापक कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। स्वतंत्र भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सबसे पहले 1948-49 में किया गया। कब किया गया था? 1948-49 में किया गया था। किसके द्वारा किया था? तो वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो प्रकाशित किसके द्वारा हुआ था? वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, एंटोमोलॉजी डैश का अध्ययन है। आपको बताना है एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का अध्ययन है, या कीड़े का अध्ययन है, या हड्डी का अध्ययन है, या मछली का, पंछियों का अध्ययन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है? मिट्टी का, कीड़ों का, हड्डियों का, या पक्षियों का? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? उत्तर आंसर बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कीड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। क्या कहता है? एंटोमोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। पृथ्वी के तापक्रम में जो वृद्धि होता है उसके लिए कौन सी ऑप्शन उत्तरदायी है? पहला है धूलकण, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। इन चारों ऑप्शन में से बताना है पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि का
उत्तरदायी कौन है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम लोग। फैक्ट्स कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला CO2 होता है, एक रंगहीन गंधहीन गैस है। कौन सा गैस है? रंगहीन गंधहीन गैस है, जिसका CO2 फॉर्मूला होता है। वायुमंडल में CO2 की मात्रा क्या होती है? तो 0.03% होती है वायुमंडल में इसकी मात्रा। और यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। पृथ्वी के तापक्रम में वृद्धि के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। कौन सा गैस उत्तरदायी है तापक्रम में? तो CO2 उत्तरदायी है। यह ग्रीन हाउस गैस भी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज के सेशन का 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाल ही में दुबई ओपन 2020 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? आपको बताना है कि दुबई ओपन 2020 पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने, नोवाक जोकोविच ने, या सी रोजर फेडरल ने, या स्टेफानोस स्टेफानोस सिफास। चारों ऑप्शन में से बताना है आपको कि कौन सा ऑप्शन दुबई ओपन 2020 जीता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया के हैं। तो कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने फाइनल में यूनान के स्टेफानोस सिपास को सीधे सेटों में 6-3, 6-4 से हराकर दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप का खिताब जीता है। 1 घंटा 17 मिनट कुल लगे थे इनके जीतने में। स्टेफानोस सिपास एक भी सेट इनको जीतने नहीं दिया नोवाक जोकोविच ने, जो कहाँ के रहने वाले हैं? सर्बिया के, और वर्ल्ड में वर्तमान में एक पोजीशन पे स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए प्रणब मुखर्जी, बी मोतीलाल बोरा, सी लालजी टंडन, या डी सर्वानंद सोनेवाल। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से कि किसने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 जीता। तो आपके लिए एक हिंट है कि वे अभी वर्तमान में भारत के असम राज्य के मुख्यमंत्री है। कौन सा होगा? आप लोगों ने जान चुके होंगे कौन सा होगा इसका उत्तर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, सर्वानंद सोनेवाल जी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2020 से सम्मानित किए गए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को 28 फरवरी को राजनीति के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार की स्थापना इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? इंडिया फाउंडेशन द्वारा किया गया था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सम्मान, जिसे 28 फरवरी को राजनीति के क्षेत्र में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी को किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ी रेडियो दूरबीन, जिसे फास्ट का नाम दिया गया है, का संचालन किया है? किस देश ने दुनिया की सबसे बड़ा दूरबीन, रेडियो दूरबीन का निर्माण किया है? चीन ने, अमेरिका ने, या भारत ने, या इनमें से कोई नहीं, या इन चारों में से जो 3 ऑप्शन दिया उनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर आप लोग जान चुके होंगे, चीन ने। चीन देश ने रेडियो दूरबीन का फास्ट का निर्माण किया, जो दुनिया का सबसे बड़ा दूरबीन है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं हम। चीन के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से के गुयांग शहर की राजधानी, गुयांग शहर में है
क्विंगझोंग प्रांत की में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया है। कहाँ हुआ है? तो चीन में हुआ। चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में, जहाँ उसका एक शहर है गुयांग। गुयांग की राजधानी कहाँ है? क्विंगझोंग प्रांत में दुनिया के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया गया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को डैश पर आयोजित किया जाना निर्धारित किया गया है। कहाँ हो चुका है? गेम तो हो गया है। गेम हो चुका है। कहाँ सबसे पहले हुआ है? बिहार, उड़ीसा, असम या मणिपुर? 2020 में जो खेलो इंडिया गेम यूनिवर्सिटी गेम्स का खेला गया है, कौन से राज्य, भारत के कौन से राज्य में खेला गया है? बिहार, उड़ीसा, असम या मणिपुर? इन चारों राज्यों में से बताना है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का शुभारंभ कहाँ हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी, ओडिशा में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑप्शन बी, उड़ीसा में हुआ है। ओडिशा, अब उसका नाम ओडिशा हो गया है। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो कह रहा है, फैक्ट्स कह रहा है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का पहला संस्करण का शुभारंभ भुवनेश्वर के कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय में आयोजित किया। कौन सा था? पहला था। कहाँ आयोजित किया हुआ? उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। कौन से यूनिवर्सिटी में? कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी में, जिसे KIIT के नाम से जाना जाता है, यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन, नॉट द लिस्ट। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किस राज्य में परिवहन विभाग ने, किस राज्य में परिवहन विभाग में हाल ही में दामिनी नामक महिलाओं के लिए एक सुरक्षा हेल्पलाइन बात की है? एक सुरक्षा हेल्पलाइन है महिलाओं के लिए जिसका नाम दामिनी है। किस राज्य ने इसका शुभारंभ किया है? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान? इन चार राज्यों में से आपको बताना है दामिनी हेल्पलाइन किस राज्य में शुरुआत की गई थी। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए उत्तर प्रदेश सरकार ने दामिनी नाम का एक हेल्पलाइन शुरू किया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए। इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। फैक्ट्स कह रहा है, सार्वजनिक सड़क परिवहन में, अधिक पब्लिक सड़क परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने, कौन किया था? उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, जिसे शॉर्ट फॉर्म में UPSRTC भी कहा जाता है, ने दामिनी नामक महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन शुरू की थी। किसने की थी? तो उत्तर प्रदेश सरकार का राज्य परिवहन सड़क एवं परिवहन निगम ने किया था दामिनी। तो आशा है आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को दूर दूर तक बढ़ाइए, ताकि इससे आवश्यक जो आवश्यक समझ रहे हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, उन व्यक्तियों तक पहुंच सके। हमारा यही उद्देश्य है कि ज्ञान सभी जगह, जॉब सबको मिले, सबको लिए एक सीट रिजर्व हो, ज्ञान की प्राप्ति हो। आशा करते हैं इस सेशन में आप लोग बहुत एंजॉय किए होंगे। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं न्यू क्वेश्चन के संग। थैंक यू वेरी मच।